पार्ट 22। मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो मेरे जीवन में आने वाले अन्य पुरुषों का हुआ है। यह कहकर मैं कमरे में आ गई। अंदर घुसते ही मेरी नाक दुर्गंध से भर गई, जैसे मैं किसी मुर्दा घर में घुस आई हूँ। मैंने कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो एक प्लेट में मांस के टुकड़े दिखाई दे गए। मुझे आश्चर्य हुआ, एक ज्योतिष और शास्त्रों का ज्ञाता पंडित मांस कैसे खा सकता है। जरूर यहाँ किसी की लाश छुपा कर रखी गई है। तभी मैं कमरे के एक कोने में एक स्त्री की लाश देखकर चीख पड़ी। उसकी कमर के नीचे का हिस्सा कटा हुआ था। शायद प्लेट में रखा मांस उसी लाश का था। मैं बाहर आकर बोली, ढोंगी पंडित, सच सच बता, वह लाश किसकी है? तेरा उससे क्या रिश्ता था? तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो सारी गोलियां तेरी खोपड़ी में उतार दूंगी। यह कहते हुए मैंने उसकी खोपड़ी पर पिस्तौल का अगला सिरा टिका दिया। पंडित थर थर काँप रहा था। काँप भी तो गुस्से में से मैं भी रही थी। पंडित सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए बोला, वह लाश मेरी पत्नी की है। मैंने उसे जान से मार दिया है ताकि उसे मांस तंत्र विद्या की साधना में इस्तेमाल कर सकूं। मैं उसका मांस खाने के बाद तंत्र विद्या की साधना करता हूँ। ढोंगी तांत्रिक, कोई भी विद्या पवित्र होती है, उसका अपवित्रता से कोई रिश्ता नहीं होता है। तुमने अपनी पत्नी को इसलिए मार दिया कि तू दुनिया का महान तांत्रिक बन जाएगा। तू तांत्रिक बनकर किसका कल्याण करना चाहता है? अपना, समाज का, या फिर अपने पुरुष अहम का? मैं बोल भी रही थी और क्रोध के मारे थर-थर काँप रही थी। इतना करुण और विभत्स दृश्य मैंने अपने जीवन में नहीं देखा था। आज भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग तंत्र साधना के नाम पर अपनी पत्नी तक का भी कत्ल करने में संकोच नहीं करते हैं। यह मेरी सोच के बाहर की बात थी। तभी वह पंडित मुझे घूरते हुए कहने लगा, वह इसका विरोध करती थी, मुझे अंधविश्वासी और ढोंगी कहकर अपमान करती थी। तब मैंने सोचा, मुझे एक ताजा शव की जरूरत है। पत्नी से दूसरा कौन हो सकता है? मैंने एक रात उसकी हत्या कर दी। उसकी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी थी। उसकी कुंडली में यही लिखा था कि उसे उसका पति ही मारेगा। बस मैंने वही किया जो विधाता ने लिखा था। तू कौन होती है मेरी साधना और विधाता के कार्यों में दखल देने वाली? यह कहकर उसने मुझे एक जोर का धक्का दे दिया। मैं गिरते गिरते बची, लेकिन पिस्तौल हाथ से छूट गई। पंडित बड़ी फुर्ती से पिस्तौल की ओर झुका, पर मैंने आगे बढ़कर पिस्तौल पांव से दबा दिया और मैंने भी उसे एक जोर का धक्का दे मारा। पंडित धड़ाम से फर्श पर चारों खाने गिरा। इतने में मैंने पिस्तौल उठा लिया और उसे प्यार से चूमा, फिर सारी गोलियां उसके सीने में उतार दी। आज मैंने एक ऐसे व्यक्ति का कत्ल किया था जो समाज को ज्योतिष और तंत्र के नाम पर दीमक की तरह चाट रहा था। पिस्तौल से निकली गोलियों की आवाज मेरी परेशानी का कारण बनती। इससे पहले ही मैं वहां से भाग निकली। मैं मुंह हाथ धोकर अभी पलंग पर आकर बैठी ही थी कि एक अधेड़ उम्र का पुरुष दरवाजा खोलकर अंदर आ गया और मुझे मुग्ध निगाहों से तक देखने लगा। मैं मन ही मन बुदबुदाई, बड़ा ही बदतमीज और जाहिल आदमी है। कमरे में घुसने से पहले इजाजत भी नहीं मांगी। मैं कुछ बोलती इससे पहले ही वह आदमी मेरे पास आकर बोल पड़ा, मेरा नाम विधायक सुधाकर तिवारी है। तुम सचमुच ही विधायक हो या ऐसे ही नाम के पहले लगा लिया है? मेरे यह पूछते ही वह खी खी करके हंसने लगा। उसकी हंसी किसी फटे बांस की तरह भद्दी और उबाऊ थी। मुझे बड़ा ही बुरा लगा। इतने में मेरी निगाह उसके कपड़ों पर चली गई। बड़े ही महंगे कपड़े उसने पहन रखे थे। मैंने सहजता से यह अनुमान लगा लिया कि यह आदमी विधायक उधायक तो नहीं है, पर विधायकों वाला शौक जरूर रखता है। पैसे वाला भी है और मेरे हुस्न का कद्रदान भी लगता है। मुझे इसकी हंसी से क्या लेना देना? मुझे तो धन कमाने का गेम खेलना है। अगर मेरी जीत हो गई फिर तो मेरे दिन ही फिर जाएंगे। तभी विधायक सुधाकर तिवारी मुझे देखते हुए बोल पड़ा, क्यों, विधायकों से तुम्हारा कुछ ज्यादा ही लगाव है क्या? मुझ पर तुम्हारी नजरें मेहरबान नहीं होगी क्या? क्यों नहीं होगी? लेकिन पहले मुझे ढेरों रुपए चाहिए। रुपए चाहिए? यह कहते कहते वह फिर एक बार हंस पड़ा। बस उसकी हंसी से ही मुझे चिढ़ थी। वह आदमी ही ऐसा था कि कहीं से भी आकर्षक नहीं था। उसका रंग एकदम काला था। आंखें चिड़ियों की तरह छोटी छोटी थी। होठ सूखे, मोटे और फटे हुए थे।
उसका कद बिल्कुल ही ठीक न था, लेकिन वह दौलतमंद था। मैं उसके व्यक्तित्व का विश्लेषण अभी कर ही रही थी कि वह अपने कमरे में गया और पलक झपकते ही मेरे सामने 10-10 हजार की 20 गड्डियां रख दी। मैं आश्चर्यचकित रह गई। यह क्या? क्या मेरी कीमत 2 लाख है? मैं यह सोच ही रही थी कि वह बोल पड़ा, इतना काफी है? हाँ, फिलहाल तो इतना काफी है, लेकिन तुम मुझ पर इतने पैसे खर्च क्यों कर रहे हो? तुम्हें अपनी पत्नी से भी तो यह सुख मिल सकता है। मेरे यह पूछते ही वह अजीब सा मुंह बनाकर बोला, यौन सुख कभी किसी को पत्नी से मिला है जो मुझे मिल सकता है? देखो, पत्नी की याद दिलाकर मजा किरकिरा ना करो। तुमने अपनी कीमत मांगी, मैंने लाखों रुपए दे दिए। शायद तुम्हें नहीं पता, पुरुषों को यौनानंद पराई स्त्रियों से ही मिलता है। वे दूजे प्यार में बदलाव चाहते हैं। विधायक सुधाकर तिवारी की बातों ने मुझे चौंका दिया। मैं बुदबुदाई, यानी इसका मुझसे भी जी भर जाएगा तो मुझे छोड़ देगा? तो फिर मैं क्यों न अगली सुबह जगह ही छोड़ दूं? 2 लाख रुपए यहाँ से निकल भागने के लिए काफी है। मैं कुछ और सोचती, इससे पहले ही उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने कोई विरोध भी नहीं किया, तो सहयोग भी नहीं दिया। जहाँ देह व्यापार बन जाती है, तो वहाँ सहयोग लेने देने की बात कहाँ रह जाती है। ऐसे मामलों में तो पुरुष को ही सब कुछ करना होता है। स्त्री तो मूक बनकर अपनी देह से पुरुष को खेलने देती है। मैं एक गूंगी औरत की तरह पलंग पर निढाल पड़ गई थी। हवस की कुंजी तो मेरे हाथ में थी। तिवारी मुझको निर्वस्त्र करने में ही इतना उत्तेजित हो गया कि सफर शुरू करने से पहले ही हार गया। उसका शीघ्र हारना मेरे लिए खुशियां लेकर आया। मैं उठ बैठी और उसे देखकर हंसने लगी। इसी दम पर उछल रहे थे, बस फूफा ही करना जानते हो। जाओ सो जाओ, अब मुझे भी नींद आ रही है। तिवारी पसीने से तरबतर हो गया था। ऐसे हाँफ रहा था जैसे एक नहीं 2-3 महिलाओं से यौन संबंध बनाकर आ रहा हो। वह काफी शर्मिंदा था। चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मैं स्वयं से बातें करने लगी। मेरी समझ में नहीं आता, पुरुष महिलाओं के साथ बलात्कार कैसे कर लेते हैं। मेरे जीवन में तो आने वाले सारे ही पुरुष मोम की तरह पिघलने वाले अब तक आए हैं। किसी एक में भी इतना दम नहीं था कि वे मुझ तक पहुंचे। मैं ही उनके साथ बलात्कार करती आई हूँ। आज भी तिवारी के साथ मैंने ही बलात्कार किया। पैसे भी उससे ऐंठ लिए और उसकी मर्दानी की था भी लगा ली। मैं स्वयं से बातें करते करते सो गई। सुबह 4 बजे आँख खुली तो बाहर आकर देखा, तिवारी के कमरे में ताला लगा हुआ था। मैं सीढ़ियाँ उतरकर काउंटर पर आई और बिल अदा कर होटल से बाहर आ गई। मुझे इस बात का अंदेशा पहले से ही था कि जिसने 2 लाख रुपए मुझे दिए हैं, वह मेरा पीछा अवश्य ही करेगा। मेरा अनुमान सही निकला। तिवारी की व्हाइट गाड़ी मुझे सड़क पर दिखाई दे गई। गाड़ी तिवारी ही ड्राइव कर रहा था। वह मुझे पकड़कर पुलिस में भी दे सकता था, क्योंकि मुझे गलत साबित करने के लिए उसके दिए 2 लाख रुपए ही काफी थे। 2 लाख रुपए मुझ जैसी साधारण और फुटपाथ छाप लड़की के पास कहाँ से आए? मेरे लिए पुलिस को बताना मुश्किल था। तभी मैंने देखा, हिजड़ों का एक समूह नाचते गाते हुए चले जा रहा था। मैं उन हिजड़ों के झुंड में घुस गई और उनके ही रंग में रंग गई। तिवारी गाड़ी से उतरकर काफी देर तक मुझे इधर उधर ढूंढता रहा, फिर गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गया। मैंने सोचा, लोग हिजड़ों से घृणा करते हैं। क्या सचमुच ही ये लोग घृणा के पात्र होते हैं? मेरी जान तो इन लोगों ने ही बचाई। मैं क्यों ना कुछ दिनों तक इनके जीवन में रंगकर इनकी जीवन शैली का नजदीक से अध्ययन करूं। क्या पता ये लोग आम आदमी से भी अच्छे इंसान हों। शाम के 4 बजे मैं हिजड़ों के साथ उनके घर पहुंची। वे मुझे हिजड़ा ही समझ रहे थे, लेकिन वे यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि मैं अचानक ही कहां से टपक पड़ी। पहले तो उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं था। इतने में एक हिजड़ा मेरे पास आकर बैठ गया। उसका नाम रामकली था। मैं उसे अपने पास बैठे देखकर घबरा गई। रामकली कुछ पूछती इससे पहले ही मैं बोल पड़ी, मैं कोई हिजड़ा नहीं हूँ, मैं एक स्त्री हूँ। तो यहाँ क्या कर रही हो? किसी भी मर्द के पास जा। मर्द नहीं है तो अपने माँ बाप के पास जा। हम किस्मत के मारे वालों के पास तेरा क्या काम? रामकली के ये कहते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सुबकने लगी। रामकली मेरे आंसू पोंछते हुए बोली, तुम तो बुरा मान गई बहन, लेकिन मैंने कोई गलत भी तो नहीं कहा।
मैं तो हिजड़ा हूँ। मेरा कोई घर नहीं है, भाई बहन नहीं है, माँ बाप नहीं है। हम सारे हिजड़े ही एक दूसरे के भाई बहन और माँ बाप है। रामकली के शब्दों में दर्द था, फिर भी उसकी आंखों में एक आराम की जिंदगी थी। अब मैं क्या कहती, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। ना तो मैं किसी समाज में थी, न परिवार में, और ना ही किसी रिश्ते में बंधी हुई थी। मैं अपना दुख तो किसी से भी बांट नहीं सकती थी। मेरी आंखों से गंगा यमुना बहने लगी। तुझे नहीं जाना तो मत जा, तू यहाँ मेरे साथ रहेगी। जब तुझे अपने घर की याद आए तो चली जाना। रामकली एक हिजड़ा होकर भी दिल वाली थी। मैं यहाँ सुरक्षित थी। आगे का पार्ट देखने के लिए पार्ट 22 देखे। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।